हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि यह मंडे टू सैटरडे चलता है और इसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं और 50 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है। आज मेरा 26 नंबर सेट है। इससे पहले मैंने 25 सेट अपलोड कर दिया है। जो भी स्टूडेंट वो 25 सेट का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियो को देख सकते हैं और उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। जो 50 क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन दिया जाता है और किसी भी एग्ज़ाम में प्रीवियस आपको 60% क्वेश्चन रहता है। अगर 60% आप एग्ज़ाम में बनाते हैं और 10% और एक्स्ट्रा बना लेते हैं तो आपका रिजल्ट किसी भी एग्ज़ाम में रुकने वाला नहीं है। तो इस डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट हों और इससे अच्छे से डिस्कशन करें और जो बात आप इसमें नहीं जानते हैं वो अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें और इसे रिवीजन हमेशा करते रहें। रिवीजन करने से होता क्या है कि आप बातों को भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि भूलना सबकी आदत है। अगर डेली आप रिवीजन कीजिएगा तो भूलिएगा नहीं। सप्ताह में 7 दिन देखिए और एक दिन रिवीजन जरूर सारे चीज़ को कीजिए। आगामी एग्ज़ाम आपका जो भी बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यूपी आरओ, यूपी एसएससी, एसएससी जीडी और बीपीएससी 68वीं जो भी एग्ज़ाम होने वाला है इस सीरीज से उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और सुबह में मेरा ये 50 क्वेश्चन का डिस्कशन चलता है और बिहार एसएससी का भी सेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया गया है। वो आपको 11 बजे टेलीग्राम में उसका पीडीएफ डाल दिया जाता है और उसका डिस्कशन आपको 2 से 3 बजे के बीच में यूट्यूब पर उपलब्ध हो जाता है। और शाम को ग्रुप डिस्कशन आपको 6:30 बजे से 8 बजे तक अभी चल रहा है, लेकिन वो 6:30 से 8:30 तक चलेगा। उसमें भी आप पार्टिसिपेट हो, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा ग्रुप डिस्कशन से। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी बात आपको बताया जाता है उस सारे बात को आप फॉलो करते होंगे। और नए लोग जो भी हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाइएगा तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और वीडियो को कभी भी बीच में स्किप न करें, वीडियो को पूरा देखें तभी आपको फायदा होगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? मतलब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है खेत, झील, बांध और पार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि झील। ये सब ये जो है प्राकृतिक तंत्र का है और ये सब कृत्रिम है। पार्क अपने से बनाया जा सकता है, खेत अपने से और बांध अपने से। क्वेश्चन नंबर 2, पारिस्थितिकी तंत्र में स्वपोषी घटक कौन होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में स्वपोषी घटक कौन सा होता है? तो मृत, पोजीवी, अपघटक, पादप और सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि पादप होता है। घटक उसका पादप होता है। क्वेश्चन नंबर 3, पाराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर के कारण बनती है? पाराबैंगनी जो किरण होता है फेफड़ा के, त्वचा के, गुर्दा के और इनमें से कोई नहीं। तो यह त्वचा कैंसर के कारण होता है। जो पाराबैंगनी किरणों ऊपर से आती है और हमारे शरीर पे पड़ती है तो त्वचा कैंसर होता है। फेफड़ा की बात करें तो फेफड़ा हमारे रक्त को शुद्ध करता है और गुर्दा रक्त को छानता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस का उदाहरण नहीं है। तो CO2, NO3, CO और N2O। तो इसमें कौन सा ग्रीन हाउस का उदाहरण नहीं है? तो CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो वो ग्रीन हाउस का उदाहरण नहीं है। CO2 है, O3 है, N2O है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से ऊर्जा स्रोत से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? ऊर्जा पेट्रोलियम उत्पादक, वन उत्पादक, नाभिकीय विखंडन और सौर सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सौर सेल। सौर सेल से आपका कोई भी पर्यावरण पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और बाकी जितना भी है इससे आपको प्रदूषण होगा। क्वेश्चन नंबर 6, जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा कथन गलत है। जैव ईंधन
लागत प्रभावी होता है, जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है और जैव ईंधन ऊर्जा के संकट के समाधान के योगदान दे सकता है। तो इसमें आपसे पूछा गया कि कौन सा गलत है, तो आपको गलत को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, जैव ईंधन लागत की प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 7, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है। अफ्रीका का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है? मालवी में, जाम्बिया में, केनिया में और तंजानिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि वह तंजानिया में है। केनिया की बात करें तो केनिया की राजधानी नैरोबी है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होता है? मतलब भारत के कौन से भाग? असम में, केरल तथा कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल तथा उड़ीसा। तो लौटते हुए मानसून से आपको तमिलनाडु में बारिश होता है। और झूम कृषि की बात करेगा तो असम में आपको झूम कृषि होता है और केरल में सबसे पहले मानसून आता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है तो इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और बरमूडा। तो अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है आपको बरमूडा, और बाकी सोमालिया, इथोपिया और जिबूती जो है वो अफ्रीका के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 10, काजू की खेती के लिए कौन सा मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? काजू के खेती के लिए रेगुर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और लाल मिट्टी। तो काजू के लिए आपको लेटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और काजू भारत में सबसे ज़्यादा आपको कर्नाटक में होता है। और काली मिट्टी में कपास सबसे ज़्यादा होता है और काली मिट्टी की बात करें उसी को रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया था 1960 में, 1972 में, 1983 में और 1986 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि 1983 में इसकी स्थापना किया गया था। एसटीडी सेवा की शुरुआत 1960 में किया गया था। शिमला समझौता 1972 में की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? 1950 में, 1952 में, 1956 में और 1960 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1952 में भारत में कर्मचारी बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। 1950 की बात करें तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया गया था 15 मार्च को। 1956 की बात करें तो LIC की स्थापना आपको 1956 में की गई थी और 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्य का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए विकल्प में किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? दिए गए विकल्प में किसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तृतीयक क्षेत्र जो है आपको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से किस पर मापा जाता है? औसत दाम पे, वर्तमान दाम पे, समीकृत दाम पे और स्थिर दाम पे। तो किस पे मापा जाता है यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर दाम पर मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था? धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था रमेश चंद्र दत्त, अशोक मेहता और दादा भाई नौरोजी। और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन के अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय आय है NNP प्रत्यक्ष कर प्लस इमादाद, GDP प्रत्यक्ष कर, निवल घरेलू उत्पाद प्लस निर्यात और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा NNP अप्रत्यक्ष प्लस इमदाद। क्वेश्चन नंबर 17, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किस
में सुनिश्चित किया गया है? तो मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक कर्तव्य में और आर्थिक अधिकार में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया। और 39 के क में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और यह भाग 4 में है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया और भाग 3 में है और इसका अनुच्छेद आपको 12 से लेकर 35 तक है। मूल कर्तव्य की बात करें तो अनुच्छेद 51 के ए में है और भाग 4 के ए में है और यह रूस के संविधान से लिया गया है। तो सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्य के पालन में भारत राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है? महान्यायवादी को, महाअधिवक्ता को, अतिरिक्त महाअधिवक्ता को और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि महान्यायवादी को। महान्यायवादी की बात अनुच्छेद 76 में है और महाअधिवक्ता की बात कहें तो अनुच्छेद 165 में महाअधिवक्ता की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो 84वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन और 91वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि 84वां संविधान संशोधन में इस बात को कहा गया कि 2026 तक कोई सीट में संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा लोकसभा और विधानसभा में। 86वां संविधान संशोधन आपको 2002 में हुआ था और 84वां संविधान संशोधन के तहत ही झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? किस अनुच्छेद के तहत इसमें है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53 के तहत स्थित है। अनुच्छेद 52 की बात करें तो अनुच्छेद 52 में एक भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 की बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात अनुच्छेद 54 में कहा गया है और अनुच्छेद 56 की बात करें तो राष्ट्रपति की पदावधि की बात कही गई है। तो ये सारे अनुच्छेद को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद के साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, संसद के 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शिल्प किसे कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था आचार्य नरेंद्र देव, JB के राव, BR मेहता और LM सिंधिया किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, BR मेहता के कहा जाता है। LM सिंधिया भी आपको पंचायती राज से ही संबंधित है और पंचायती राज का बात अनुच्छेद 45 में कहा गया है, 40 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली शुरुआत किया गया है? किस अधिनियम के द्वारा? 1861 के भारत परिषद अधिनियम, 1892 के भारत परिषद अधिनियम, 1819 के भारत शासन अधिनियम और 1858 के भारत शासन अधिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, 1892 के भारत शासन अधिनियम। सचिव पद लाया गया था 1861 के अधिनियम के। केंद्र में द्वैध शासन की बात केंद्र और राज्य में द्वैध शासन की बात आपको 1919 के अधिनियम में कही गई है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? अमेरिका का, ब्रिटेन का, जर्मनी का और फ्रांस का। तो लिखित संविधान की
अवधारणा आपको फ्रांस की देन है। सबसे बड़ा लिखित संविधान आपको भारत का है। ब्रिटेन का मौखिक संविधान है। अमेरिका का भी लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 26, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उड़ीसा के जो कोणार्क मंदिर है कृष्णदेव राय ने, कनिष्क ने, राजराज प्रथम ने, राजा नरसिंह देव प्रथम ने। तो उड़ीसा का जो मंदिर था उसे राजराज प्रथम ने करवाया था और एलोरा के कैलाश मंदिर कृष्णदेव राय ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 27, सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका है? दिल्ली सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य बलबन का, अलाउद्दीन खिलजी का, मोहम्मद बिन तुगलक का और फिरोज शाह तुगलक का। तो सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा कार्यकाल आपको मोहम्मद बिन तुगलक का था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो बाजार नियंत्रण से संबंधित थे और फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का सबसे ज़्यादा जाल बिछाया था और बलबन ने सीधा एवं पैबोसा की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 28, सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? उस्र, खराज, जकात और जजिया। तो उसे क्या कहा जाता था? तो उसे जजिया कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 29, शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्री पर विचार कीजिए। शाहजहां के शासनकाल में वर्नियर, ट्रेवेनियर, मनचूसी और बारबोसा। तो कौन कौन आए थे उनके शासनकाल में, यह बात आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 4, यानी कि बारबोसा ही केवल आए थे। नहीं पूछा गया तो यह, और बाकी 3 आए थे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख राजबेटकर हाथियों के शिकारी के रूप में किया गया है? किस शासक के? कृष्णदेव राय के, देवराय द्वितीय के, विरूपाक्ष को और देवराय प्रथम को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि देवराय द्वितीय को किया गया है। अमुक्तमाल्यवाद पुस्तक कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 31, गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? गिरनार जो अभिलेख है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से, स्कंदगुप्त से, रुद्रदामन से और पुलकेशिन द्वितीय से। तो गिरनार की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन से। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है। शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है? कपालिक, पशुपत, कालामुख और शैव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि पशुपत। क्वेश्चन नंबर 33, कितने वर्ष के कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 6 वर्ष, 29 वर्ष, 12 वर्ष और 35 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है, यानी कि 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया में बोध गया के निरंजना नदी के किनारे। और गौतम बुद्ध सबसे ज़्यादा उपदेश आपको श्रावस्ती में दिए थे और सबसे पहला उपदेश की बात करें तो उन्होंने सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? भारत में एक क्रांति होने वाला। सर स्टोपेट क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, लॉर्ड बेवेल और एपीजे अलेक्जेंडर। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, सर स्टोपेट क्रिप्स के द्वारा यह दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? महात्मा गांधी के द्वारा नील आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, मध्य प्रदेश से और केरल से। तो मिट्टी बचाओ आंदोलन की बात करें तो यह महाराष्ट्र से चालू किया गया था। इडुक्की परियोजना आपको केरल में है, जो कि पेरियार नदी पर है।
कान्हा किसली अभ्यारण्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में है। कैगा आपको कर्नाटक में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 37, गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 1936 में, 1937 में, 1938 में और 1939 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 1936 में फैजपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और फैजपुर आपको महाराष्ट्र में पड़ता है। 1936 में भी जवाहरलाल नेहरू ने ही अध्यक्षता किया था और 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्वेश्चन नंबर 38, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था। तो महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, महाराजा होजड़ी और स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने ही कहकर पुकारा था। क्वेश्चन नंबर 39, शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है। शक्कर के मिश्रण के मिथेल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल और एथिलीन। तो कौन सा अम्ल बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी इथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60, आर्सेनिक 74, लोहा 59 और सोडियम 24। तो किसका उपयोग किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। आर्सेनिक 74 जो है वो ट्यूमर कैंसर के रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। पीट कोयला में, लिग्नाइट कोयला में, बिटुमिनस कोयला में और ऑप्शन डी एंथ्रासाइट कोयला में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको एंथ्रासाइट होगा, जिसमें 96% कोयला होता है और सबसे कम आपको पीट कोयला में होता है और सबसे ज़्यादा कोयला आपको बिटुमिनस होता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा नाफ्टा का सदस्य नहीं है। पूछा गया है कि नाफ्टा का सदस्य कौन सा इसमें नहीं है। तो ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। तो नाफ्टा का सदस्य आपको ऑप्शन है, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन नहीं है और बाकी सब है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, मैक्सिको है और कनाडा है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त कोष ब्लड बैंक के मिलाकर रखा जाता है। मैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, स्टेट्रो और ऑप्शन डी की बात करें तो बी और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी बी और सी दोनों। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह गैस नहीं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ऑप्शन डी सभी हरित गैस हैं। तो इसमें कौन सा नहीं पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर 45, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, रेटिना पर और अंध बिंदु पर। तो दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, यह बात आपसे पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिना के पीछे यह बनता है। क्वेश्चन नंबर 46, भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यदि यह किसी भी ऊंचाई पर घूमता है, ऊंचाई उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ध्रुव के ऊपर ऊंचाई पर घूमता है, यह एक स्थित ऊंचाई पर घूमता है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यह एक स्थित ऊंचाई पर घूमता है। क्वेश्चन नंबर 47, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय कहा जाता है। यदि
कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चलती है तो उस गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो वेग, समय, त्वरण और चाल। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी यानी कि चाल। क्वेश्चन नंबर 48, किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? किसी वस्तु का समतल द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? लंबवत होता है, वास्तविक होता है, पावर्स तथा उल्टा और बड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, पावर्स तथा उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 49, जल विद्युत उत्पादन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल विद्युत उत्पादन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, गुरुत्वीय ऊर्जा, बर्नौली के द्रवित गति पर। तो ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी 2 और 3 दोनों, ऑप्शन सी 1, 2, 4 और ऑप्शन डी की बात करें तो केवल 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि केवल 1 तथा 2 यानी कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 आज के पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि डेली 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाता है। तो 50 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। इलेक्ट्रोलाइट सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में यहाँ पर पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यानी कि बैटरी, रासायनिक के विद्युत को बैटरी, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो करता है। तो इस तरह 50 क्वेश्चन का जो डिस्कशन आपके सामने किया गया है, काफ़ी किफ़ायती तरीके से इसका डिस्कशन किया गया कि कहीं से भी आपको इसमें डाउट न रह जाए। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा और इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य दिया जाता है, उसे भी आप अच्छे से देखेंगे और वो आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाता है। आइए देखते हैं। भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो वास्को डी गामा 17 मई 1498 को कालीकट पहुंचा था, जो कि केरल, और उसका स्वागत कौन किया था? वहां पर जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। ये क्वेश्चन याद रखेंगे। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। ब्लू वाटर पॉलिसी भी उन्होंने लागू किया था। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किससे गोवा जीता था? यूसुफ आदिल शाह से 1510 में गोवा को जीता था अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोली थी? तो पुर्तगालियों ने पहली अपनी व्यापारिक कोठी पूछेगा तो कोची में उन्होंने खोली थी। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोला था मुसुलीपट्टम में। तो डच पूछेगा तो मुसुलीपट्टम और पुर्तगाली पूछेगा तो कोची। जहांगीर के द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी गई थी कहाँ पे? तो जहांगीर के द्वारा अगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सूरत में। डचों एवं अंग्रेजों के मध्य में बेदरा का युद्ध कब हुआ था? डच और अंग्रेज के मध्य में जो बेदरा का युद्ध हुआ था, आपको 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य में वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। ये दोनों युद्ध को आप अच्छे से याद रखेंगे। बेदरा का युद्ध 1759 में और वांडीवास का युद्ध 1760 में। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस, जो कि 1609 में आया था जहांगीर के शासनकाल में। गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया था 1632 में। गोलकुंडा के सुल्तानों के द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया 1632 में। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1615 में। सर टॉमस रो।
पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज में दिया था 1661 में। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज में दिया था 1661 में। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था 1658 में। चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था 1668 में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1498 में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1498 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेगा तो 1600 ईस्वी में आई थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आई थी। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपको 1616 में आई थी। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में आई थी। तो कभी कभी इसको कैसे क्वेश्चन पूछता है, इसको सजाने के लिए पूछता है। तो आप पहले पुर्तगाली, उसके बाद अंग्रेजी, तब डच, तब डेनिश, तब फ्रांसीसी। 1498, 1600, 1602, 1616 और 1664। कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध दिया गया है, इसे भी आप अच्छे से याद रखें। स्मरणीय तथ्य काफ़ी ही अच्छा दिया जाता है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेके 48 तक हुआ था, जो कि एला सापल के संधि के तहत समाप्त हुआ था। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो एला सापल के संधि के तहत 1746 से 48। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो यह 1749 से 54 तक चला था और यह पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ था। पांडिचेरी के संधि के तहत। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 तक चला था, जिसे पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था 1767 से 69 में हुआ था और मद्रास के संधि के तहत समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 मद्रास के संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1780 से 84 मैंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ था और उस समय भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ये भी बात आप अच्छे से याद रखेंगे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1790 से 92 में श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत समाप्त हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1799 में इसमें श्रीरंगपट्टनम की मृत्यु हो गई और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेलेस्ली थे। तो इस तरह मैं आपके सामने काफ़ी किफ़ायती तरीके से इस सेट का डिस्कशन किया हूं, जो कि आपके एग्जाम में इस सेट से कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसको अच्छे से देखेंगे, काफ़ी किफ़ायती तरीके से आप इसमें जो नहीं जानते हैं उसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे और इसे रिवीजन करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि यह सेट आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा और लगना भी चाहिए। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और तीनों मेरा सीरीज जो चलता है उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट हों। और नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम में ही सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूं। मिलेंगे आपको फिर 2:30 बजे बिहार एसएससी के सेट प्रैक्टिस में। तब तक के लिए धन्यवाद।